स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 3 वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार मैं अपनी नोटबुक आपको देता हूं और प्रोसेस को आगे बढ़, ठीक है, तेजी के साथ, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। जितना तेज करेंगे उतना जल्दी निपटा पाएंगे। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे लंबे चैप्टर में आप इसको गिनिए। चलिए, तो 12th क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, एक बार आप इसको देख लें। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x प्रूफ करना था। ये साइन 2x साइन 10x के बराबर है और ये है हमारा इसका आंसर। इस पे हमने डिस्कशन कर लिया था। 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं नोटबुक में करूंगा। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x और सॉल्व करके ये टर्म ला। सॉल्व करके जो लाना वो तो बात की बात है। पहले हम एलएचएस से शुरू करते हैं और क्वेश्चन प्रूविंग का है, क्योंकि ऊपर ही लाइन दी है, प्रूव द फॉलोइंग कंडीशंस। प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। तो 16 क्वेश्चन, और क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। एक बार और देख, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x, ये आपका क्वेश्चन है और सॉल्व करके ऐसा बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। देखते ही माइंड में प्लान आना। भाई एक स्टूडेंट जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करता है तो वो चीजों को समझ रहा है। इस बात से पता लगता है कि जैसे ही वो किसी क्वेश्चन को देखता है उसके माइंड में प्लानिंग आनी चाहिए कि अगला स्टेप क्या हो। ठीक है ना। तो cos c माइनस cos d लगेगा न्यूमरेटर पे, आप देख पा रहे हैं ये c का रोल प्ले करेगा, ये d का। तो cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। आपको याद होना चाहिए ये उल्टा वाला फॉर्मूला है ना। तो साइन, ये फॉर्मूला हर सीरीज का उल्टा है, तो उल्टे का मतलब d माइनस c लगता है इसमें। cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2 और डिनोमिनेटर पे sin c माइनस sin d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ठीक है, अब एक लाइन मुझे और लिखने दीजिए। 2 से 2 कैंसिल, साइन 9 और 5 हो गया आपका 14 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 7x न्यूमरेटर पे। बगल में है साइन माइनस 2x। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। और डिनोमिनेटर पे अगले टर्म होंगे cos 17 और 3 20 अपॉन 2 10x और ये बन जाएगा आपका साइन 7। अब देखिए कितना क्लियर है कि ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है और साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं, तो ये आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10। ठीक है ना। तो आंसर आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। एक बार मिला लेते हैं, क्या यही लाना था? यस, यही हमारा आंसर। तो ये 16 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 है हमारा अगला क्वेश्चन। एलएचएस देख लीजिए, आरएचएस तो जो आना है खुद ही आ जाएगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने। cos 4x cos 3x cos 2x कंटिन्यूअस 3 sin 4x sin 3x sin 2x, ये डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आते हैं, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हेडिंग डाल देते हैं भैया। क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन। ठीक है, 3 टर्म न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है। सॉल्व करना है, आउटकम जो लाना है खुद आ जाएगा। पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाऊं, एक बात यहां पर बता देता हूं कि कभी भी अगर इस तरीके की कंडीशन आपको दिखे जिसमें 3 ऐसे एंगल्स आपको मिल रहे हो जो एपी बना रहे हैं या सिमेट्रिक ऑर्डर में है और आपको कोई 2 यूज करके फॉर्मूला लगाना हो, तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट का ही पेयर बनाए। ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाएंगे तो वो थर्ड के साथ हो सकता है सिंक्रोनाइज्ड न दिखे। हालांकि ये बात ट्रिग्नोमेट्री का नेचर होता है कि शुरुआत आप कैसे भी करें, घूम फिर के लास्ट में आंसर आ ही जाए, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन क्यों जबरदस्ती की मेहनत करनी है? अगर कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे पूरे स्टेप को, मतलब कम स्टेप्स में पूरे क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा सकता है, तो हम उसको यूज करें। तो कम स्टेप इसी बात पे है कि आप फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाएं और बीच वाले टर्म को रेस्ट, अगर 3 में से कोई 2 ही इस्तेमाल करने हैं तो कैसे बनेगा? देखिए, फर्स्ट न्यूमरेटर पे cos 4x प्लस cos 2x को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। तो cos c प्लस cos d बराबर हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 और एक टर्म जो cos 3x है वो बगल में आ जाएगा, प्लस cos 3x
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा गौर करें, डिनोमिनेटर पे हमारे पास है sin 4x और sin 2x, तो ये दोनों बन जाएंगे sin c प्लस sin d, यानी 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हर एक लाइन के बाद में एक फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। क्यों लगा पा रहा हूं, मुझे फॉर्मूले याद। तो जो स्टूडेंट भी सारे फॉर्मूले रिमेंबर करके ट्रिगोनोमेट्री की प्रैक्टिस करेगा वो अपना मोटिवेशन बढ़ाएगा, और जो बिना फॉर्मूले याद किए बस आ जाएगा पेन उठाए करने लगेगा, वो अपने को डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि हर एक लाइन के बाद वो किताब पलटा पलटा के ढूंढ। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने के बाद ही इस फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है ना, मैथ्स को अच्छा सीख रहा है तो प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उस पर मन लगाना है, मोटिवेशन बढ़ाना है, तो फॉर्मूले रटने के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos 3x हो गया ये, और डिनोमिनेटर पे sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और बीच में जो sin 3x है भैया। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या बनेगी, ये बन जाएगा 2 cos 3x cos x। गौर से देखें 4 2 6 बट्टा 2 3 हो गया, और ये 4 में से 2 गया 2 बट्टा 2 1 हो गया। ठीक है ना, आगे प्लस cos 3x है उसको लिख देता हूं, और डिवाइडेड बाय में क्या है 2 sin 3x cos x प्लस sin, और बहुत सिंपली न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 1 इन ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 1 इन, और बहुत आसानी से ये टर्म कैंसिल, और जवाब मिल रहा है cot 3x। cos अपॉन sin को cot कहते हैं, आप जानते हैं, क्या cot ही लाना था, यस। तो ये 21st क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते जाइए। ये आप करेंगे 25th पे मैंने मार्क किया है, एक इस क्वेश्चन पे और डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। गौर से देख लें सवाल, लेफ्ट में केवल cos 6x लिखा है और आपको एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन प्रूफ है। ठीक है, हम तो हमेशा एलएचएस को उठा रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं और आरएचएस बन रहा है अपने आप। तरीका भी यही होता है ना। अगर आप बिल्कुल सही स्टेप्स लेके चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में तो आंसर कहीं नहीं गया है, वो अपने ड्यू टाइम पे अपने आप। जैसे यहाँ पर भी इस सवाल में बस आप ये देख लीजिए कि न्यूमरेट लेफ्ट साइड में एलएचएस में cos 6x लिखा है, और राइट साइड में बच्चों गौर करो ये cos x है, ये भी cos x है, ये भी cos x है। मतलब अपना कंसेप्ट समझो कि रास्ता क्या पकड़ना है, ऐसे रास्ते से आगे बढ़ो कि cos x बनने में आपको हेल्प, यानी कुल मिला के ये cos 6x नाम का जो एंगल है इसे तब तक ब्रेक करो जब तक ये x नाम के एंगल में ना, यानी cos 6x को रिड्यूस करते जाओ जब तक सारे cos x ना। तो फंडामेंटल तो दिख ही रहा है सवाल में, एक रास्ता पकड़ो और आगे बढ़ते रहो। कैसे करेंगे एक बार बता देता हूं, एक बार और अंतिम बार देख लीजिए सवाल को। ये आपका सवाल है, cos 6x से हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आइए यहाँ पर आते हैं नोटबुक में, 25th क्वेश्चन, और जैसा मैंने बताया cos 6x लिख के चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले cos 6x को मैं क्या लिखूंगा, cos 2 मल्टीपल ऑफ 3x। ठीक है ना, cos 2 मल्टीपल ऑफ 3x लिख लिया मैंने। अब मुझे ये cos 2 थीटा जैसा लग रहा है, और cos 2 थीटा को मैं जानता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर 3x को हमने थीटा माना था, तो cos 2 थीटा का जब फॉर्मूला लगा तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने जो लिखा है ये भी एक फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, नो ऑप्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 2 cos 3x का होल स्क्वायर भी पढ़ सकते हो, हमें पता है इसका मतलब cos 3x होल स्क्वायर ही होता है, और cos 3x का भी अपना एक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कीजिए तो बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस, और लगातार चलते जाइए, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो a का स्क्वायर जब करोगे बच्चों तो इस टर्म का बन जाएगा 16 cos टू द पावर 6x, b का स्क्वायर करोगे 3 3 9 cos स्क्वायर x, और जब माइनस 2ab करोगे तो 2 आएगा, साथ में 4 cos क्यूब x आएगा और 3 cos x आएगा, ब्रैकेट बंद, -1 बाहर। ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए, ये हो गया 16 दूनी 32 बार cos की पावर 6x प्लस 9 दूनी 18 बार cos स्क्वायर x, और इसके अलावा 4 दूनी 8 दूनी 16 बार cos का, नहीं 16 बार नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं समझा 4 टर्म है। ये क्या बनेगा एक बार ध्यान से देख लीजिए पहले, 2 इंटू 4 इंटू 3 24 तो यही हो गया, और 2 बाहर से भी मिलेगा, यानी 48 नंबर आएगा भैया, 48 cos की पावर 4 है, और एक -1 लास्ट। तो पूरा सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसको अरेंजमेंट में लिखूं, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे भी छोटी पावर, और अंत में कांस्टेंट का सम्मान करूं तो कुछ ऐसा आउटकम हमें दिखाई देगा। अब एक बार मिला लीजिए कि क्या यही लाना था, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यही एक्सप्रेशन लाना था तो ये सवाल समझ, 32 cos की पावर 6x बिल्कुल यही है, उसके बाद -48 cos टू द पावर 4x ये हो गया, लास्ट में 18 cos स्क्वायर x -1 दैट। तो इस तरह से ये 25th क्वेश्चन भी कम। तो एक टारगेट लेके ट्रिगोनोमेट्री के सवालों को उठाया जाता है, आप पहले एक माइंड मेकअप करें कि कैसे किस रास्ते
चले आगे, उसी रास्ते पर प्रोसीड करते जाइए, आंसर कहीं नहीं गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आंसर आ ही जाए, ठीक है ना। तो ये 25 तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हमारा लेवल 0 का, आपको पता है हर चैप्टर को 9 लेवल्स में डिवाइड करके मैं पढ़ा रहा हूँ, 9 मतलब 10 लेवल में, 0 to 9 लेवल तक डिवाइड किया है। 0 लेवल में हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं, साथ में उसकी मिड एक्सरसाइजेस करते हैं। आज ये लास्ट मिड एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जाते हैं इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जिसको मैं लेवल 1 के लेवलिंग में तोड़ रखा है। पहले लेवल 0 लेवल पे हम केवल थ्योरी पढ़ के मिड एक्सरसाइज करते हैं, और अब इसके बाद फर्स्ट लेवल पे हम एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एनसीईआरटी फाइनल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? मिसलेनियस, लास्ट जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में होती है। अब उस पर चर्चा करेंगे, तो बिना समय गंवाए सीधे स्टार्ट हो जाते हैं। मिसलेनियस में क्या आ रहा देख लेते हैं। मिसलेनियस में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी आप देखा करें। एनसीईआरटी की बुक ना पहले पूरी कर लिया करो, तो बेसिक आइडिया लग जाता है। फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस पर जब, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी कर रहे हैं। भाई जो 11th का, पहले ये बात बिल्कुल याद रखना, कंपटीशन के स्टूडेंट को भी ना पहले बेसिक ही पढ़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही ऊपर फ्लाई करेगा, पहले बेसिक से ही ऊपर को उठेगा। तो एनसीईआरटी को अपना पहला गोल बनाओ, एग्जाम्पलर को दूसरा गोल, उसके बाद जहां जंप मारनी है। तो इससे क्या होगा, बेसिक आइडिया पूरा डेवलप रहेगा। फॉर्मूलों को पिक करने में, माइंड में सेट करने में कोई लापरवाही मत बरतो, सवाल कहीं नहीं गए हैं सब पर, ठीक है ना। चलिए अब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, इसको भी आज ही पूरा करने का टारगेट है मेरा। तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, एक बार देख ले। प्रूव दैट वाले सवाल ही इस एक्सरसाइज। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर यहाँ वापस आएंगे। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है, 2 cos π/13 9 π/13, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे, मैं लिखते भी जाता हूँ। 2 cos π/13 और cos 9 π/13। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना और डार्क कर लेता हूँ। चलिए 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस अगला टर्म क्या है देखें, अगला cos 3 π/13 cos 5, cos 3 π/13 और cos 5 π/13। ये क्वेश्चन एक बार और अच्छे से देख ले। 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13, ये आपका क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 प्रूविंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह, 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इक्वल टू 0 ला। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो प्रूव करना हो तो खुद ही हो जाएगा, प्रूविंग का सवाल है। और ये मैंने उठाया है क्वेश्चन का LHS, लिख देता हूँ यहाँ पर LHS, और तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक ये RHS ना बन जाए। अब क्या करेंगे, देखिए सवाल को देख के कितने आइडियाज मन में डेवलप हो रहे, पहले उस पर देखिए। एक आइडिया तो ये डेवलप हो रहा है कि ये जो टर्म है ये cos c प्लस cos d बन रहा है, cos c प्लस cos d बन रहा है, तो 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 करके इसके लिए एक रास्ता हमें दिखाई देता है कि भाई इस तरफ हम लोग जा बाई 2 वाले फॉर्मेट में जा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये दिखता है कि ये जो पहला टर्म आपको नजर आ रहा है 2 cos π/13 cos 9 π/13, ये 2 cos है cos भी बन, 2 cos है cos भी बन रहा है। तो या तो आप ये रास्ता पकड़े या वो रास्ता पकड़े। अगर आप cos c प्लस cos d लगाते हैं तो बाय 2 का झमेला होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इस फॉर्मेट में जाएंगे। और इसमें जाते हैं तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाते वक्त आपको बाय 2 नहीं करना। अगर मेरी राय माने तो मैं तो हमेशा इससे ही प्रोसीड करता, ये 2 cos a cos b लगाना मुझे ज्यादा बेटर लगता। तो 2 cos a cos b क्या बन जाएगा, गौर करें। 2 cos a cos b क्या होता है, चार फॉर्मूलों का जो सेट था, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस, और 2 cos a sin b तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। यानी क्या बताना चाहता हूं, जो फॉर्मूला भी एक sin और एक cos के कॉम्बिनेशन से बनेगा उसका आउटकम sin में आया करता है। और बच्चों जिस फॉर्मूले के दोनों टर्म सेम होते हैं, cos के या sin, जैसे यहाँ दोनों टर्म cos वाले हैं, तो आउटकम हमेशा cos है। रटने के प्रीलिम्स बता रहा हूँ कि रटने के आइडियाज लगाने के तरीके क्या है। तो इसका लुक कैसा है, 2 cos a cos b, दोनों cos है, तो इसका आंसर किस टर्म में आएगा, cos के टर्म में। तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, 2 cos a cos b यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस कुछ ऐसा फॉर्मेट इसका बन गया शुरू के। बाकी दो को अब हाथ मत लगाई। कई बार बच्चे कहते हैं सर दोनों काम कर लेते हैं, पहले वाले पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं, बाद वाले पे भी लगा देते हैं, तो ऐसे में नुकसान होता है कई बार, क्योंकि जो सवाल को क्रिएट करने का तरीका होता है उसमें एक को चेंज करके दूसरे जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। अब आप इसे चेंज करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके जैसा, पहले आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया उसके जैसा, तो फिर तो ये सवाल अपनी स्टेज पे आकर रुक जाएगा। तो कोई एक ही चेंज करें, या तो ऐसा
करें या वैसा। अब यहाँ पर मैंने 2 cos a cos b लगाया तो ये बन गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और बाकी दोनों को मैंने अनटच्ड रहने दिया। अब देखिए क्या बन गया, cos, ये दोनों जोड़ के होगा cos 10 पाई बाय 3, और दूसरा बन गया cos माइनस 8 पाई बाय 13। ये कैलकुलेशन आप लोगों को बताना, ठीक है, लोग समझदार हैं, जानते हैं ऐसा कैसे लिखा मैंने। और बाकी दो टर्म तो मैं छू ही नहीं रहा हूं, उनको तो वैसे ही उतार दीजिए। अब गौर करिएगा बात पे, ये जो cos 10 पाई बाय 3, cos 10 पाई बाय 13 है, इसको मैं अगली लाइन में जो लिख रहा हूं ना, वहीं पर सवाल का मेन पंच, इसको मैं लिखता रहा हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 30। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप अपने माइंड में चेक कर लो कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 पाई बाय 13 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैंने सही लिखा है, अगर नहीं आएगा तो देख। तो जब आप पाई माइनस 3 पाई बाय 13 को सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये 13 में से 3 घट के 10 पाई बाय 13, मैंने कोई बदलाव नहीं किया वही। और बगल में जो ये cos माइनस 8 पाई बाय 13, तो पहले तो मैं इसका माइनस ड्रॉप करूंगा। पढ़ाया था कि cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा, बस ये दोनों स्पेशल पावर्स लेके आए हैं। cos माइनस थीटा को आप जब चाहे cos थीटा लिख सकते हैं, चाहे थीटा कुछ भी, और sec माइनस थीटा को आप जब चाहे sec थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों अपने माइनस को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के मालिक है ना। तो cos माइनस 8 पाई बाय 13 को तो लिख दो भैया cos 8 पाई बाय 13, और 8 पाई बाय 13 को ना तुरंत लगे हाथों में जो लिख रहा हूं उस पर गौर करो, इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस 5 पाई बाय 13। मैं आगे का क्वेश्चन उतारूं तब तक आप लोग एक बार माइंड कैलकुलेशन करके देख लो कि कहीं मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। मतलब जो मैंने लिखा वो बस अपनी संतुष्टि के लिए नहीं लिखा है, जो लिखा है वो सही लिखा है, चेक कर। पाई में से 5 पाई बाय 13 घटाओगे तो 8 पाई बाय 13 आ जाएगा, और यही हमको लाना भी, यानी जो थे मैंने वही लिखे अपने हिसाब से जमा। और अब परिवर्तन के जो नियम बताए थे एक बार उस पे आइए ना। क्या नियम सीखे थे? मैंने कहा था 2 स्टेप में हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बड़े एंगल को छोटा बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बड़ा क्यों है एंगल, इसमें पाई इन्वॉल्व, यानी 180 माइनस समथिंग लुक है इसका। तो हमने पढ़ा था कि 180 में नो चेंज, तो सबसे पहले तो मैं भैया cos को cos लिखना चाहूंगा, और ये 3 पाई बाय 13, और पाई और माइनस रिमूव। बाहर साइन कौन सा लगेगा ये चेक करने के लिए मैं बगल में ACTS बना, साइन कौन सा लगेगा ये ATSCS से देखेंगे, ठीक है। अब कौन सा साइन लगेगा उसके लिए पहले चेक करो, ये है कौन, ये है cos 180 माइनस समथिंग। तो cos 180 तो होता है भैया इतना, और माइनस समथिंग बोला तो पीछे को चले जाओ, यानी आप साइन के घर में आ गए हो, तो cos को एक माइनस झेलना पड़ेगा क्योंकि ये गलत घर में घुस गया है। ये साइन के लिए अगर होता तो बाहर माइनस नहीं लगता, क्योंकि जिस हाउस पे आप खड़े हैं पाई माइनस थीटा वो साइन का हाउस है, ठीक। आगे देखिए cos पाई, इसमें भी वही रूल लगेगा, तो इसके दोबारा क्या इतनी डिस्कशन करनी है। ये पाई माइनस को हटा देता हूँ, cos का cos बन जाएगा, cos का cos बन जाएगा, और इसको भी एक माइनस मिलेगा। अब आप समझ ही गए होंगे जो एक्ट का नियम इस पे लगा वो इस पे भी लगा। और आगे के दो टर्म ज्यों के त्यों, cos 3 पाई बाय 13 और cos 5 पाई बाय 30। और अब ये पेन जो है तलवार बन जाएगा, और ये सब तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, 0 ही आना चाहिए था। ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इस तरह से आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए दूसरा तीसरा आप ट्राई करिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में टिक है। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लें अच्छे से, फिर मैं ले जा रहा हूँ इसको अपनी नोटबुक पे। cos x माइनस cos y होल स्क्वायर, पहला टर्म, बीच में प्लस लगा है, और sin x माइनस sin y, ये है आपका लेफ्ट एक्सप्रेशन LHS। जो RHS लाना है उसका लुक एक बार बस देख लो, हमें x माइनस y टाइप के टर्म लाने हैं, ये पता होना चाहिए कि जो लाना है वो क्या लुक में ला, बाकी खुद जो आना होगा खुद। तो cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y, ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, इसको उठा के हम चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन। सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाइए। ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin, ठीक है ना, पूरा बना दिया मैंने। अब ये जो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x है, इसके मिलने से बन गया 1, ठीक। cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y, इनके मिलने से भी बन गया 1। ये आइडेंटिटी है 10th क्लास की, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y sin स्क्वायर x के साथ 1 बन गया, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y के साथ 1 बन गया। जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो है 2 माइनस cos x cos y, और एक बचा है भैया माइनस 2 sin x sin y, ठीक है ना। और अब ये हो जाएगा 1 1 2 माइनस 2 कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b cos a माइनस, यहाँ तक आ गया। और अभी आपने देखा था x माइनस y लुक में ही लाना था, सही चल रहे हैं हम लोग बिल्कुल। यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, आप लोग जरूर याद रखें,
देखें cos x cos y प्लस sin x sin y को अचानक मैंने ये लिख दिया है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये फार्मूला है। बगल में लिख देता हूँ फार्मूला, cos x cos y प्लस sin x sin y का मतलब होता है cos x माइनस y। ये एक फॉर्मूला है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक बॉक्स के अंदर सम्मान सहित इसको लिख दिया गया है, यहाँ से मिला लें। अब इनमें 2 को कॉमन अगर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और हम देख पा रहे हैं कि 1 कटने को तैयार खड़ा है। 1 को काटने का टेक्निक याद रखें हमेशा, इसे आप cos 2 थीटा समझें अपने मन में। अब आप कहेंगे सर 2 तो है ही नहीं, समझें कैसे? तो समझने का तरीका बताता हूँ, आप इसको लिख लें cos 2 टाइम्स x माइनस वाई बाई 2। अब इसको cos 2 थीटा समझ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और cos 2 थीटा होता है, ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि 1 कट जाए, तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये क्या बन जाएगा, देखें 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 1 से 1 कैंसिल, और ये हो गया 2 दूनी 4 बार साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। एक बार मिलाते हैं, बिल्कुल यही लाना था, ये देखिए, तो ये 4th क्वेश्चन हमारा काम, ठीक है ना। इस तरह कर सकते हैं। 5th आप करेंगे, 6th एक बार डिस्कस करेंगे। क्या है देखें, एक बार सवाल अच्छे से देख ले, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन, यानी 9 है 7 है 5 है, लेकिन राइटर देखिए कितना मददगार है, एनसीईआरटी कितनी मदद कर रही है आप लोगों की। पहले ही 7 और 5 का जोड़ा अलग बना दिया, 9 और 3 का अलग, तो आधा काम तो ऐसे ही खत्म कर दिया। इसी सवाल को ये लिख देते हैं, साइन 9x साइन 7x साइन 5x साइन 3x। तो करते तभी भी हम यही, फर्स्ट और लास्ट को एक तरफ लेते, बीच वाले दो एक तरफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में यही हिंट मैंने पहले भी दी है, बट एनसीईआरटी आपकी मदद कर रही है, उसने पहले ही आपको बता दिया कि भैया इनका पेयर तो एक तरफ ले ले, इनका पेयर एक, और डिनोमिनेटर पे भी यही दोनों के पेयर है, कॉस में है, न्यूमरेटर पे सारे टर्म साइन में है, डिनोमिनेटर पे सारे टर्म कॉस, ठीक है ना। और सॉल्व करके जो लाना है वो तो बात की बात है, 10 6x जब आना होगा आ जाएगा। पहले हम लेफ्ट एलएचएस से शुरू कर लेते हैं। लिखता हूं सवाल, 6th क्वेश्चन देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब क्या है क्वेश्चन देखें, न्यूमरेटर में साइन थे ना, न्यूमरेटर में साइन थे, साइन 7x प्लस साइन 5 पेयर है, और साइन 9x प्लस साइन 3x पेयर भी बना के दिए हैं, बताइए मदद कर सकते। cos 7x cos 5x एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर है आपका cos 9x प्लस cos, ये बन गया दूसरा, ठीक है ना। तो एक पेयर हो गया आपका sin 7x प्लस sin 5x, एक हो गया cos sin 9x प्लस sin 3x न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूला लगाते जाइए और सवाल अपने आप आगे बढ़ते चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा एक बार उस पर चर्चा कर लें। सबसे पहले ब्रैकेट में लगेगा sin c प्लस sin d, दूसरे में भी sin c प्लस sin d, नीचे cos c प्लस cos d और cos c, ठीक है ना। फॉर्मूले रटने ही होंगे, 5 बार बोल चुका हूं अभी। तो sin c प्लस sin d हो गया 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और अगले ब्रैकेट में भी 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा यहाँ cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और ये cos c प्लस cos d जब लास्ट वाले में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 cos c 9x प्लस d 3x बाय 2 और cos c माइनस d 2। कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमको मिल रहा है, गौर करें, ऐसा बन जा रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा बन जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या टर्म और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, एक बार मिला लेते हैं क्या क्या बनेगा न्यूमरेटर में। ये बन जाएगा 2 sin 6x cos x, ये टर्म cos x बनेगा, आप लोग गौर करें। और दूसरे टर्म में क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए, दूसरे मिलेगा 2 sin 6x cos 3x, क्योंकि ये टर्म 9 से 3 जाके 6/2 3 बनेगा, ठीक। और डिनोमिनेटर पर भी एक बार अपनी पकड़ बनाए, डिनोमिनेटर क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। डिनोमिनेटर में एक बनेगा 2 cos 6x cos x, और दूसरा बनेगा 2 cos 6x cos 3, ठीक है। अब 2 और sin 6x भैया न्यूमरेटर में कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा cos x प्लस cos 3x, और डिनोमिनेटर पे आपका 2 cos 6x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3, ठीक। और अब सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस cos 3x से cos x प्लस cos 3x, और ये बन गया tan 6x, ठीक है ना। तो tan 6x का आंसर आगे एक बार मिलाएं, ये बिल्कुल आपका tan 6x ही लाना था, तो ये आपका 6th क्वेश्चन, ठीक।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। 10 6x आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, 4th हुआ, 6th हुआ। आगे बढ़ते हैं 7th आप खुद करेंगे। और एक अंतिम सवाल पे और मैंने टिक किया है, ये 9th क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले ये हेडलाइन पढ़ लो क्या लिखा है। 7th तक तो प्रूविंग क्वेश्चंस थे, ऊपर हेडिंग थी प्रूव दैट 7th तक। और अब है फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी 8वें 9वें और 10वें में आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकाल, ठीक है ना। sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जबकि 9वां सवाल मैं उठा रहा हूं। और ये क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस 1/3 है और x थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर है। मैं सवाल लेके जा रहा हूं 9। देखिए अब एक बार अच्छे से, cos x का वैल्यू माइनस 1/3 है और नेगेटिव है, तो ये बता रखा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर है। देख लीजिए एक बार, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और cos x का वैल्यू माइनस 1/3 है। हमें बताना क्या है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2। sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालने हैं और cos x दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का। बाकी इसी के जैसे हैं तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको छोड़े हैं। चलिए cos x माइनस 1/3 है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बताना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। कैसे करेंगे समझो। पहले ये मैंने बनाया आपके लिए कार्टेशियन प्लेन, और ये इसके चारों क्वाड्रेंट आपके सामने। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लाई करेगा 180 से 270 के बीच में। ये बिल्कुल 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक लाई करेगा कोई भी एक्स जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक, अब cos x की वैल्यू माइनस 1/3 है तो समझ में आता है भाई, क्योंकि एक्ट के नियम से सब पॉजिटिव होते हैं इस हाउस में। cos पर्सनली पॉजिटिव होता है इस हाउस में, tan पॉजिटिव होता है इस हाउस में और sin इस हाउस में। हम किसके मकान में खड़े हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, tan का। tan का है तो cos का नेगेटिव होना स्वाभाविक सी बात है। cos का नेगेटिव होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हाउस 10 का है। तो 10 के हाउस में cos की वैल्यू माइनस 1/3। इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि cos x इस घर में नेगेटिव ही। सवाल पूछता है हमसे, वो मैं लिख देता हूं एक बार आपको ताकि याद रहे क्या निकालना है। आपको निकालना है sin x/2 cos x/2 और tan x। ये तीनों आपके टारगेट। फर्स्ट दो निकल गए तो तीसरा तो ऐसे ही निकल जाएगा डिवाइड करके। क्यों, तो sin x/2 cos x/2 निकल गए तो tan x/2 तो लगे हाथों निपट जाएगा। लेकिन पहले समझे, अगर cos x का वैल्यू माइनस 1/3 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मैं x को अगर लिख रहा हूं 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, माने थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इंप्लाई करता है कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करने की वजह भी आप लोग समझ गए होंगे यार, मुझको पता है समझ गए होंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो sin x/2 cos x/2 और tan x/2। हमें x से x/2 तक पहुंचना है, तो मैंने डिवाइड किया और अब ये क्या बन गया, देखिए बन गया 90 डिग्री से बड़ा होगा x/2 लेकिन 135 डिग्री से छोटा। ठीक है ना, 180 से 270 के बीच में। इक्वल साइन भी लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हालांकि हम जानते हैं cos x की वैल्यू -1/3 इक्वलिटी में नहीं होगी, मिडवे पे कहीं पर होगी, माने इसके बीच में कहीं पर ये पोजीशन आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी। तो 90 और 135 के बीच में होगा x/2। अब एक बात बताइए, अगर x/2 90 और 135 के बीच में है तो इसका मतलब वो इस इलाके जो एंगल x/2 है वो यहाँ कहीं, और अगर वो वाकई यहाँ पर है मेरे बच्चों, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और इस घर में साइन पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक के अलावा कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो हमको क्या प्री जानकारी मिल गई जानते हैं इससे हमको ये पता लग गया कि जो वैल्यूज हम निकालने वाले हैं 3, उनमें से पहली वैल्यू तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन बाकी दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ये निकाल लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो तरीका आपको मैं बताता हूँ उसमें मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ और सारी वैल्यू बता। तो पहले ये कंफर्म हमने कर लिया कि भाई ये साइन पॉजिटिव निकलेगा, cos x/2 नेगेटिव निकलेगा, tan x/2 नेगेटिव। ठीक है ना। अब एक बार वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। cos x माइनस 1/3 है, वापस यहीं लौट आइए। cos x माइनस 1/3 है और हम जानते हैं cos x के कई फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये हो गया -1/3। ठीक है ना। और अब इसको सॉल्व करूं तो 1 + 1/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने cos x को जब अचानक 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लिखा, ये कोई मैजिक नहीं था, ये फॉर्मूला था। बार बार बताना पड़ रहा है यार कि सब फॉर्मूले की वजह से हो रहा है भाई। तो जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो सबसे पहले तो फॉर्मूले रट लो, फिर होंगे सवाल फास्ट, है ना। तो ये बन गया इतना, और अब ये हो गया 4/3 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2 बराबर आ गया 2/3 स्क्वायर काट के अंडररूट प्लस माइनस दोनों लगा दे, यानी कि हमारे sin x/2 की दो वैल्यू आई हैं 2/3 अंडररूट प्लस में और माइनस में। तो यहाँ पर आके अब मैं इसमें प्लस साइन लगाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये डिस्कस पहले ही हो चुका है कि जिस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं
उसका x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है और ये घर साइन का है, तो साइन को नेगेटिव नहीं थी। यही वजह थी कि पहले मैंने ये पता लगाया कि मेरा x/2 किस घर में, क्योंकि ये बात हम जानते थे कि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम फॉर्मूला लगाने पर एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमें sin x/2 की दो वैल्यू मिल जाएगी। वो दो वैल्यू मिली है +-√2/3, तो यहाँ पर आके अब हम प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। अब कई रास्ते हैं, देखिए sin x/2 आने के बाद cos x/2 तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, जिनमें से एक छोटा सा रास्ता दिखाता हूँ। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस सम इज ऑलवेज 1। तो भैया अगर मैं थीटा की जगह x/2 लिख दूं तो cos स्क्वायर x/2 और sin स्क्वायर x/2 इसको भी 1 होना चाहिए। तो क्लियर सी बात है कि cos स्क्वायर x/2 को होना चाहिए 1 माइनस sin स्क्वायर x/2, और sin स्क्वायर x/2 अभी थोड़ी देर पहले निकला था, कितना निकला था 2/3। ये देखिए अभी भी नजर रखिए, अगर इसका स्क्वायर नहीं काटा गया होता तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू 2/3, तब तो अंडर रूट भी नहीं होता ना। तो मैं इसको सीधे 2/3 लगा देता हूँ। 1 माइनस 2/3 इट इज 1/, और अगर cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/3 है तो ये इंप्लाई करता है कि cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1/3 प्लस माइनस। और क्योंकि मामला सेकंड क्वाड्रेंट का है तो फिर मैं इन दोनों में से नेगेटिव साइन को लेना पसंद करूंगा। तो इस बार जो आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा वो भी तो देखिए, वो होगा cos x/2 बराबर -√1/, मतलब इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूं, ये हमारा एक्सेप्टेबल आंसर है, क्योंकि प्लस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर लिख देता हूं, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट cos x/2 का वैल्यू इतना ही, ठीक है ना। और यहां पर भी लिख देता हूं कि इसकी प्लस वैल्यू केवल सेलेक्ट की गई है, फॉर x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सब लिख देता हूं ताकि देखो बाद में समझ में। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण यहाँ प्लस सेलेक्ट किया गया और यहाँ माइनस, ठीक। और अब हम जानते हैं कि tan x/2 तो इन दोनों दोस्तों से ही बन जाएगा। tan x/2 बराबर होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। sin x/2 की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है +2/3 अंडर रूट, और cos x/2 आ चुका है -1/3 अंडर रूट। यहाँ पर एक काम और करिए, इसके 1 को अंडर रूट में काय को फंसा रखा है, इस 1 को भी अंडर रूट से बाहर निकाल के 1/√3, 1 बेचारा काय अंडर रूट के अंदर है ना, वो तो बाहर आ सकता है। अब ये √3 से √3 कैंसिल, और ये बन गया आपका tan x/2 इक्वल टू माइनस अंडर, तो ये आपका tan x/2, ठीक है ना। ये ऑलरेडी माइनस में, क्योंकि हमने साइन और कॉस की वैल्यू सही पिक की है, तो इस बार 10 में दो वैल्यू आने का झमेला नहीं हुआ, सीधे वही वैल्यू आई जो चाहिए। हम जानते हैं x/2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 को नेगेटिव ही होना चाहिए, तो tan x/2 का वैल्यू आ गया माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब एक आध सवाल जो बीच में छोड़े वो आप लोग प्रैक्टिस करें, जिस तर्ज पे मैंने 9 किया आपको पता है 8 और 10 भी वैसे ही हो। ऐसे जो प्रूविंग वाले बताए उनके आधार पे और भी करें। अगर कोई नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में बस सवाल का नंबर भेज देना ही सफिशिएंट, ठीक है ना। तो जब जो किसी सवाल में फंसे तो जब आप कर रहे हो उसी दौरान, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं एक बार, तो मुझ तक बात पहुंच जाती है कि ये सवाल किसी बच्चे को प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ आपका, ये कंप्लीट हुआ, यानी कि एक लेसन हमारा और निपट गया एनसीईआरटी से। लेवल 0 के साथ लेवल 1 भी कंप्लीट। लेवल 1 में हम एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। चलिए आगे और बढ़ते जाते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। अगला लेवल आता है हमारा सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करता, लेकिन कंपटीशन के लिए जिनका पढ़ा जाना जरूरी, ठीक। तो 1 बाय 1 टॉपिक आते जाएंगे। आपको पता है ये पूरी सीट में पहले से ही बना के रखता हूं, इतनी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए कि पहले से ही सीट बना के रख लूं और फिर 1 बाय 1 इन टॉपिक पे डिस्कस करता हूं। तो लिस्ट पूरी बनी हुई है, फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं और टॉपिक निपटाते जाते हैं, ठीक है। मोर फॉर कंपटीशन इस लेवल का नाम है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस होंगे वो जेईई मेंस और एडवांस के लिए काम है, लेकिन एनसीईआरटी के ये सिलेबस में नहीं, इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है, ताकि वो बच्चा कंफ्यूज ना हो जो स्कूल की पढ़ा, जो केवल स्कूल के लिए पढ़ता है वो लेवल 0, लेवल 1 और आगे चल के लेवल 4 में वो लेवल 5 वो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स देख सकते। लेवल 4 और 5 उसके लिए काम के हो सकते हैं, क्योंकि लेवल 4 में एक फॉर्मूले का मैप भी दे, तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो आगे 6th लेवल से आगे न देखे, और सेकंड लेवल पे भी अगर केवल स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेवल 2 भी उनके लिए, सिंपल सी बात है। लेकिन जो जेईई मेंस में बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें जो टॉपिक बताए जा रहे हैं वो उनके लिए, ठीक है ना। तो सेकंड लेवल में सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है कोटर्मिनल एंगल्स एंड रेफरेंस एंगल। ये क्या होता है पहले समझ लें, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में आपने एक एंगल बनाया, ध्यान देते रहिए मेरी बात से। माना आपने एक एंगल बनाया, एक एंगल आपने क्रिएट किया इस जगह, ये आपने बनाया एक एंगल, ठीक है ना। अब ये एंगल आपने बनाया, मैं इसको थीटा नाम दे देता हूँ। थीटा एंगल आपने यहाँ पर क्रिएट किया इस जगह, ठीक है। थीटा एंगल आपने क्रिएट किया, तो हमको पता है कि इस कार्टेशियन प्लेन में एंगल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, और जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे हमको डिफरेंट एंगल्स
एंगल्स मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने एंगल थीटा बनाया है, अगर ये एंगल लगातार बढ़ता चला जाए तो कैसा पिक्चर बनेगा। देखिए थीटा के बाद ये यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये इतना होगा, फिर ये इतना होगा, ये बढ़ता, ये इतना बड़ा हो गया, देखिए अब ये एंगल और ग्रेटर हो गया। ऐसे करके लगातार जैसे जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाऊंगा, आप गौर करें कि ये एंगल बढ़ता चला जाए, और बढ़ते 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 अगर ये एंगल लगातार बढ़ता रहेगा तो अंत में ये एंगल घूम के इसी ब्लैक लाइन के ऊपर आए, ठीक है ना। तो जब ये एंगल पूरा कंप्लीट एक रोटेशन करके अपनी ही पोजीशन पे दोबारा आए, है ना। हेलो सक्षम भाई, चलिए, तो जब ये एंगल रोटेट करके अपनी ही पोजीशन पे दोबारा आएगा, थीटा एंगल पे ये है, ये पोजीशन पे यहाँ पर एक ब्लैक लाइन मैंने बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझिए। अब आप एंगल को बढ़ा रहे हैं, देखिए ये बढ़ गया और बढ़ गया, एंगल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, अंत में ये घूम के एक बार इसी लाइन ब्लैक के ऊपर फिर से। तो अब बताइए, जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर दोबारा आएगा तब तक ये कितना घूम चुका होगा, तब तक ये एक 360 डिग्री का कंप्लीट राउंड पूरा कर चुका हो, है ना। तो ऐसे एंगल को बच्चों को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं, जो कंप्लीट रोटेशन के बाद अपनी लोकेशन पर लौट। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे सर थीटा का को टर्मिनल कौन होगा, तो थीटा का को टर्मिनल वो होगा बच्चों जो घूम के इसी ब्लैक लाइन के ऊपर। और वो कब होगा आप जानते हैं, वो तब होगा जब मैं पूरा 360 घूमूंगा, या मैं 720 घूमूंगा, या मैं 1080 घूमूंगा। 1080 होता है यहाँ, 1080, है ना। जब जब मैं 360 डिग्री का राउंड पूरा करूंगा तब मैं लौट के इस ब्लैक लाइन के ऊपर। तो ऐसे सभी एंगल बिल्कुल सही है। जितनी बार मैं इसमें 2 पाई जोड़ता जाऊंगा तो एक नया एंगल मुझे मिलेगा। ये सारे एंगल आपस में को टर्मिनल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहचाने कैसे कि एक एंगल दूसरे का को टर्मिनल है। माना एग्जाम आपको एक सवाल दे दे, एक एंगल दे 150 डिग्री और दूसरा दे दे 710 डिग्री, और कहे चेक करके बता को टर्मिनल है कि नहीं, तो फट से क्या करना, 710 में से 150 को माइनस कर देना भैया। जैसे आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 560, एक बार देख लें तो 0 6 11, हाँ 560। अब अगर 560 को आप 360 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं, 560 को अगर आप 360 से डिवाइड करोगे, इट इज नॉट इंटीग्रल। क्योंकि ये इंटीग्रल नहीं आ रहा तो सिद्ध होता है कि ये दोनों एंगल आपस में को टर्मिनल एंगल नहीं। को टर्मिनल एंगल होने के लिए दो एंगल्स का जो डिफरेंस है उसे 2 पाई यानी 360 डिग्री से डिवाइड, क्योंकि 150 और 710 का जो डिफरेंस है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये एंगल को टर्मिनल एंगल, ठीक है ना। तो को टर्मिनल का पता से अब जैसे माने ये 4 लिखे थे, इन पे देखिए जरा सा, अगर मैं इसमें कोई भी 2 उठा लूं, माना मैंने ये दोनों उठाए, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, फट से घटाइए, जैसे आप माइनस करेंगे थीटा कट जाएगा और 6 पाई से 2 पाई कम होकर 4 पाई आ, वो 4 पाई नहीं 4 पाई आ जाए, तो 4 पाई का वैल्यू 2 पाई का मल्टीपल है, इसका मतलब ये दोनों को टर्मिनल एंगल, ठीक है ना। तो को टर्मिनल एंगल वो है जिनका डिफरेंस 360 से पूरा डिवाइड। और को टर्मिनल एंगल की खास बात यह है, ये एक ही लोकेशन पे आते रहे। इस ब्लैक लाइन के जितने भी को टर्मिनल होंगे ना, वो इसी लाइन के ऊपर इसी ओरिएंटेशन में आए। पहली बात हो गई को टर्मिनल एंगल्स पर हमने बात की। अब बात करते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होता है उसको समझिए जरा सा। ये सब बातें पता हो ना तो क्या है कि कभी वर्डिंग में फंसता नहीं, सब बातें पता होनी चाहिए। रेफरेंस एंगल क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, रेफरेंस एंगल। और पहला क्या था, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है, रेफरेंस एंगल। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ एंगल्स इसलिए बोला क्योंकि एक एंगल के को टर्मिनल कईयों हो सकते, एक के 50 भी हो, लेकिन रेफरेंस एंगल यूनिक होता है। उसको क्या होता है वो समझो पहले आप। रेफरेंस एंगल कहते किसको है वो समझो। एक जनरल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए इस कार्टेशियन प्लेन में कोई एक एंगल है, मैं कहीं को भी बना लेता हूँ, मान लो ये है, ठीक है ना। मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल ठीक, तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अपना खुद का रेफरेंस है। रेफरेंस एंगल का मतलब समझे, कोई एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन से अगर मेजर किया जाए और एक्यूट हो तो उसको रेफरेंस है। 2 बातें याद रखो, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, और इट शुड बी एक्यूट, दोनों बातें लिख देता हूं, शुड बी एक्यूट होना चाहिए छोटकू, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से या नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर हो। तो ये थीटा एक्यूट भी है और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स से मेजर हो गया तो सोने पे सुहागा हो गया, खुद ही अपना रेफ। यानी जो भी एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं सब रेफरेंस एंगल ही है, ठीक। अब मान लीजिए एक दूसरा एंगल पे बात करते हैं। मान लीजिए हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चले गए और आपने एक एंगल यहाँ पर मेरे लिए क्रिएट कर दिया। हाँ गुरुजी, इसका बताइए, ये जो एंगल हमने बनाया इसके लिए रेफरेंस एंगल क्या होगा, जबकि इस बार थीटा ये, ठीक है ना। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन इसको नापो। तो आपने कहा सर थीटा भी अपना खुद का रेफरेंस एंगल होगा क्या, तो मैं कहूंगा भाई सबसे पहले ये 2 टेस्ट चेक करके देखो। अगर ये दोनों टेस्ट पास कर ले रहा है तो मैं इसको रेफरेंस एंगल मान। तो आपने बोला सर मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपने भी दिखाया मुझे, कहा सर हाँ मैंने एक्स एक्सिस से ही मेजर किया है।
तो बधाई हो, पहला रिजल्ट पास हो। लेकिन दूसरा नियम है इट शुड बी एक्यूट। आपने कहा नहीं सर ये तो ऑब्ट्यूज हो गया है, तो ये रेफरेंस नहीं। इस थीटा का रेफरेंस एंगल वो है जो इसके पड़ोस में बैठे नापा हो जिसको एक्स एक्सिस से, लेकिन होना भी चाहिए। तो इस थीटा का रेफरेंस एंगल थीटा डैश होगा। और अब चित्र देख के आप समझ गए होंगे कि दोनों को जोड़ के पाई आना चाहिए, तो इसका रेफरेंस एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो जो एंगल मेरे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठते हैं वो अपने रेफरेंस खुद है, हेलो डियर। लेकिन जो दूसरे क्वाड्रेंट में बैठते हैं वो रेफरेंस नहीं है, उनका रेफरेंस पाई माइनस दैट एंगल, पाई माइनस वो एंगल करके जो आता है वो उनका, ठीक है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में एक बार बात करते हैं, एक पन्ना और बढ़ा लो। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल हो तब देखते हैं क्या बात बने। एक बार फट से इसको पूरा ही खत्म कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल हो, अब मान लो इस बार एंगल को मैं बना रहा हूं यहाँ इधर, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने एंगल बनाया, एंगल है इतना बड़ा, ये है थीटा इस बार। अब आपने फिर वही सवाल किया हमेशा की तरह, आपने बोला सर क्या ये थीटा अपना खुद का रेफरेंस है? मैं फिर वही बोलूंगा दोनों टेस्ट पास कर रहा कि नहीं कर रहा। पहला टेस्ट, इसे नापा जाना चाहिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपने कहा सर ये तो नापा है मैंने, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से नापा है, पहला टेस्ट पास हुआ। दूसरा टेस्ट क्या, शुड बी एक्यूट। आपने कहा अरे बाप रे शुड बी एक्यूट, ये तो 180 से भी पार निकल है ना, ये तो रिफ्लेक्स एंगल। आपने कहा एक्यूट तो बात ही नहीं, तो रिफ्लेक्स। तो भैया इसे एक्स एक्सिस से नापो और इसे एक्यूट भी होना चाहिए। तो आपने आसपास देखा, आपने कहा तब तो इसका जो रेफरेंस एंगल बनेगा वो ये होना चाहिए। अगर आप इसे इसका रेफरेंस मानते तो मजा आ जाता है। इसको मैं थीटा डैश के, ये क्यों रेफरेंस है? क्योंकि ये दोनों फीलिंग दे रहा है, एक तो ये एक्स एक्सिस से नप रहा है और दूसरा ये एक्यूट। अब अगर पता लगाना है कि ये थीटा डैश का थीटा से संबंध क्या, तो आप गौर करें, अगर आप थीटा से थीटा डैश को घटा देंगे ना तो पाई आ, थीटा में से थीटा डैश घटाएंगे पाई आ जाएगा। तो थीटा डैश बराबर आ गया थीटा माइनस पाई। यानी जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं उनका रेफरेंस एंगल थीटा माइनस पाई है ना, थीटा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई होता है। और एक अंतिम चौथे की बात करते हैं, अगर मान लो कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तब क्या कंडीशन। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक एंगल दिखा देता हूं, माना ये है एंगल, ठीक है ना, और माना आपने इसको नापा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये घुमा के लाए हैं आप यहाँ, ठीक है, इसका नाम आपने थीटा। अब आपका सवाल वही, आपने कहा सर ये रेफरेंस एंगल है क्या? तो रेफरेंस एंगल होने के लिए दो शर्तें हैं, पहला नापा गया हो एक्स एक्सिस से, एक्यूट होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस से तो इसको नापा गया है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे भैया ये एक्यूट नहीं है, तो बहुत ही बड़ा, तो गजब का है। अगर 10-15 डिग्री और घूम गया होता है तो पूरा कंप्लीट सर्किल बना, कंप्लीट एंगल। तो इसको हम नहीं मानेंगे रेफरेंस, हम इसके रेफरेंस के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों नियमों का पालन कर रहा है। पहला ये एक्यूट भी है और दूसरा इसे नापा एक्स एक्सिस की, चाहे नेगेटिव साइड नापा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेफरेंस एंगल का जो वैल्यू है वो मैं, ठीक है ना। अब अगर माना थीटा डैश का थीटा से कनेक्शन चाहिए तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप थीटा और थीटा डैश का सम 2 पाई होता है ऐसा बोल लो, कंप्लीट हो जाएगा ना एंगल। तो थीटा डैश की वैल्यू आ गई 2 पाई माइनस थीटा। तो चारों बातें एक साथ बोल देता हूं और इस आज के सेशन को कंप्लीटेशन देते हैं। यहाँ पर ये देखिए 4 नियम बोल दिए। जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों वो खुद रेफरेंस एंगल होते हैं, उनका रेफरेंस एंगल नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद रेफरेंस है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं उनका रेफरेंस एंगल पाई माइनस थीटा करके निकलता है, जैसे 120 का रेफरेंस 60, 130 का 50। जो थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं उनका रेफरेंस निकालने के लिए उसमें से पाई को घटाना, जैसे 200 डिग्री का रेफरेंस 20 हो, 210 का 30 हो। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं उनका रेफरेंस निकालने के लिए 360 में से उनको, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखें। एक टॉपिक हमने आज डिस्कस कर लिया, रेफरेंस एंगल और कोटर्मिनल एंगल्स। कल से अब इसके आगे एक एक करके उन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी जिनको कवर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक आज पूरा हो गया, अगले सेशन में इसके आगे बढ़ेंगे जो कि कल होगा। डेली चल रहा है ये प्रैक्टिस डिस्कशन। चलिए बाय।